सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4 है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो कृपया वो लेक्चर देख लें, देन इस लेक्चर पे आए, तब उन्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो लोग नए हैं, मैं इस चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं इस चैनल पे एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझाता हूँ। यूट्यूब पर एकमात्र ये ऐसा चैनल है जहाँ पे एनसीईआरटी का हर एक लाइन, जहाँ पे जरूरत पड़ता है एनसीईआरटी के बाहर भी जाया जाता है। एनसीईआरटी के हर एक एक्टिविटी को, हर एक एक्सपेरिमेंट को, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज सॉल्यूशन, उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ पीडीएफ के फॉर्म में मैं देता हूं, टोटल को एक्सप्लेन भी करता हूं। और एग्जाम टाइम में मैं रिवीजन सीरीज भी लॉन्च करूंगा। तो इसी के साथ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी चीज़ मैं नया करूं चैनल पर, अपने जो भी वीडियो नया अपलोड करूं, उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए, जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी विथ बीसू। ये नोट्स पढ़ने के बाद उन्हें एनसीईआरटी की पढ़ने की भी नीड नहीं होगी, क्योंकि ये सेम एनसीईआरटी का लाइन होता है, बस सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड होता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो थोड़ा सा मैं पहले का रिकॉल करा दूं। तो हम लोगों ने ये चैप्टर में स्टार्ट किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो पहले तो हम लोगों ने चेंज देखा, दो चेंज होता है, फिजिकल और केमिकल। देन हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को पढ़ा, फिर हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्टिविटी किए, जिससे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को कंक्लूड किया कि केमिकल रिएक्शन के क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि कोई चेंज हो रहा है तो वो चेंज केमिकल चेंज ही है। तो हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज को देखा। देन पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन लिखना सीखा। जैसे कि आप देखो कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन सिर्फ ये था, इतना। आप बताओ, इतना पैराग्राफ के फॉर्म में आप केमिस्ट्री को लिखोगे तो एकदम नहीं लिखोगे, उससे आपको इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो देन हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन देखा, केमिकल इक्वेशन क्यों लिखा जाता है, जिससे हम लोग को उस रिएक्शन को देख के हम लोग को ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग केमिकल फार्मूला का यूज करके लिखते हैं। देन हम लोगों ने देखा था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देन हम लोगों ने देखा उसका नीड क्यों पड़ता है बैलेंस करने का। देन हम लोगों ने उसके बाद फाइनली उसके कंडीशन, टर्म्स, वो सब देखा कैसे लिखा जाता है। देन हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ 2 ही टाइप्स को उस लेक्चर में कवर कर पाया था, यानी कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी लर्न इन टुडे क्लास। तो टाइप ऑफ केमिकल जो इक्वेशन है, मतलब कि उसमें जो वो वाले जो टाइप थे, 3 जो बचे रह गए थे, वो वाले को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलके क्या होते हैं, जब दोनों एक ही केमिकल रिएक्शन में होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कोरिजन और रैंसिडिटी। तो चलिए इसी के साथ अपना लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर ये होता क्या है। तो रिएक्शन इन विच एटम्स और आयन मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो कंपाउंड है उसके आयन जो है उस कंपाउंड को छोड़ के दूसरे जो एलिमेंट है उसके साथ मिलकर नया कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसका आप जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इक्वेशन देखोगे तो देखो यहाँ पर ए प्लस ए एक एलिमेंट है, ठीक, और बी और सी एक कंपाउंड है। ठीक, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ए सी कंपाउंड और बी अलग हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये जो सी है यहाँ से ब्रेक होके, यहाँ से आयन के फॉर्म में निकल के ए के साथ कंबाइन होके न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, और वही बी यहाँ पे अकेले हो जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ये कैसे होता है, बस यहाँ पे हम लोग को बस इक्वेशन पढ़ना था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही अनदर नेम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इक्वेशन भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे तो ये कब हैपन होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन A इज मोर रिएक्टिव देन B। ये तभी होगा जब A जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा इस कंपाउंड के B से। ठीक, तो B से जब ज्यादा रिएक्टिव होगा तो केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसके दौरान ये B से C को अलग कर देगा और अपने साथ जोड़ के AC बना लेगा और फाइनली B अलग हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अगर B A से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो वो रिप्लेस C को नहीं कर पाएगा B से और वहां पे रिएक्शन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके हम लोग अब एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है,
तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट्स गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। देखो यहाँ पर जिंक रिएक्ट कर रहा है HCl से, जो कि एक कंपाउंड होता है, उससे रिएक्ट करने के बाद बना रहा है ZnCl और H2 गैस। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये जो Zn है H को हटा दे रहा है, यानी कि H अलग हो जा रहा है और Cl के साथ Zn रिएक्ट करके बना ले रहा है ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर ये बात कंफर्म है कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तभी ना वो Cl को अलग करके अपने साथ कंबाइन कर ले रहा है और H फाइनली अलग हो जाता है। तो आई होप अब ये केमिकल सीरीज है, ये जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज है, ये तो इस लेक्चर में मतलब इस चैप्टर में नहीं बताना चाहिए था मुझे, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आएगा और हायर स्टडी 11-12 में आएगा, लेकिन आप इसको देख लो, नहीं तो इसको नहीं देखोगे, नहीं समझोगे तो आपको फिर चीजें रटना पड़ जाएगा। ठीक, जैसे कि देखो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, जो नीचे होता है ये जो होता है ना सबसे कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है, और ऊपर जो होता है मस्त, ये आपको याद नहीं करना है, गारंटी ले लो, प्रैक्टिस करोगे जितना ना उतना आपको यहाँ पर बस 1-2 रिएक्शन आप याद कर लोगे, बस हो जाएगा। ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज आपको प्रैक्टिस पे अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, तो देखो अब इसी रिएक्शन को हम लोग एग्जांपल मान के देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर Z जो है ज्यादा रिएक्टिव है H से, तभी ना ZnCl2 यहाँ पे बन रहा है और H को अलग कर दिया जा रहा है रिएक्शन के दौरान। तो देखो यहाँ H है हाइड्रोजन और यहाँ देखो Zn ऊपर है, तो ऑब्वियसली H से ज्यादा रिएक्टिव Zn है यानी जिंक है, तो ऑब्वियसली जब रिएक्शन होगा तो Zn जो है Cl के साथ कंबाइन करके H को अलग कर देगा। तो आई होप आपको इस एग्जांपल का रिएक्शन के साथ जरूर समझ में आएगा। इसी बात पे एक लाइक जरूर ठोको वीडियो पे, तब आगे पॉज प्ले करके आगे चलो। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल 2, जैसा कि आपको पता है मैं एनसीईआरटी का एक्टिविटी भी कराता हूं, तो एग्जाम्पल 2 को हम लोग समझने के लिए उससे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जो भी लोग, ये एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड में 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे आप पूरा फोकस करो, इसमें करना क्या है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हमने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला है कि इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, देखो हम लोग आप ऐसे से बताते हैं। ठीक, आपको 3 आयरन नेल लेना है। ठीक, और उसको क्या करना है, उसको रबिंग करना है। ठीक है, उसको रब करना है सैंड पेपर से। क्यों रब करना है, क्योंकि आप जानते हो कि मेटल जो है फाइनली उसको एटमॉस्फेयर में हम लोग रखते हैं, तो वो ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट करके एक उस पर लेयर बना देता है ऑक्साइड का, जिसकी वजह से अच्छा से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उसको लेके और सैंड पेपर से आप उसको रब करके क्लीन कर दो कि फाइनली वो शाइनी हो जाए। देन उसके बाद क्या करना है, 3 में से एक को अलग रख लेना है। ठीक है, देन 2 को उस कॉपर सल्फेट, उसको जो 2 नेल हैं उनको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देना है। यानी कि पहले तो आपको देखो क्या करना है, 3 नेल्स ले लिए, उसको साफ कर लिए, फिर आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, A और B, उस पे मार्क कर दो टेस्ट ट्यूब पे A और ये B है। ठीक, एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या करो, दोनों टेस्ट ट्यूब में 10-10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो। ठीक, अब एक टेस्ट ट्यूब जो है मान लो B, उसको आप अलग रखो और एक नेल को अलग रखो, दोनों एक दूसरे में अटैच नहीं होगा, और एक टेस्ट ट्यूब जो A है उसमें 2 नेल को डुबो दो। ठीक, उसके बाद दोनों नेल को डुबोने के बाद जो B है उसको 20 मिनट के बाद, ठीक है, अब 20 मिनट के बाद उसको देखो। ठीक, आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन फ्रॉम नेल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक, अब जब फाइनली जब 20 मिनट हो जाएगा डुबोने के बाद, तो इसको आप नेल्स को इससे बाहर निकालो। ठीक, और कंपेयर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B, और जो A और B टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम लोग लिए थे 10-10 ml, उस दोनों टेस्ट ट्यूब को हम लोग को कंपेयर करना है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज तो ये करना है, और दूसरा चीज क्या कंपेयर करना है, जो एक आयरन नेल जो था जिसको हम लोगों ने डुबोया नहीं था, उसको कंपेयर करना है डुबोए हुए आयरन नेल से। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार और रिवीजन कर लो, हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक, 2 टेस्ट ट्यूब लिया, एक में तो हम लोगों ने 2 नेल को डुबो दिया और एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही अलग रखा और एक नेल को भी अलग रखा। ठीक, अब इसके बाद 20 मिनट के बाद इस टेस्ट ट्यूब से हम लोगों ने ये नेल को निकाला। ठीक, ये नेल के निकालने के बाद देखा कि जो नेल था, जो पहले वाला जो तीसरा नेल था वो व्हाइट था, क्योंकि उसको हम लोगों ने कहीं डुबोया नहीं था, और जो कॉपर सल्फेट में जो डुबाया हुआ नेल था वो कलर हो गया था। ठीक है, जो कलर हो गया था। ठीक, और कलर होके ब्राउनिश कलर हो गया था, शाइनी से वो ब्राउनिश कलर हो गया था। ये क्यों हुआ था इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, पहले ये देखो हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या किए। तो जो कॉपर सल्फेट में जो सॉल्यूशन में जो हम लोगों ने आयरन नेल को दबाया हुआ था वो ब्राउनिश कलर का हो गया था, और वहीं पे जिस सॉल्यूशन में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिसमें हम लोगों ने नेल को डुबाया था, वो सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ब्लू से ग्रीन कलर का हो जाता है। ये हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग एक जो टेस्ट ट्यूब B था उसको हम लोगों ने अलग रखा हुआ था, उसमें हम लोगों ने कोई
रिएक्शन नहीं डाला था, एक हम लोग टेस्ट ट्यूब और एक नेल को एकदम अलग रखा हुआ था और एक टेस्ट ट्यूब में दो नेल को हम लोगों ने डुबाया हुआ। तो आई होप आपको इससे चीजें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो हम लोगों ने दो चीज ऑब्जर्व किया कि जो केमिकल रिएक्शन हो, जो हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट है उसमें जो नेल को डुबाया हुआ था वो तो ब्राउनिश कलर का हो ही जा रहा है, और साथ में जिस सॉल्यूशन में हम लोगों ने डुबाया था उस सॉल्यूशन का भी ब्लू कलर छिपने लगता है और फाइनली ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। ये क्यों होता है इसको हम लोग इस रिएक्शन के दौरान समझेंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, जो आयरन यानी कि Fe जब हम लोग उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो क्या होने लगता है, उसके अंदर जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है और आयरन जो होता है हाई रिएक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ सीरीज से भी देख सकते हैं, देखो यहाँ सीरीज था, देखो यहाँ पे Fe कहाँ है, Fe यहाँ है और Cu नीचे, यानी आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होके क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग होने लगता है। ठीक, अब जो ये कॉपर उस सॉल्यूशन से अलग होता है, यही कॉपर इस आयरन पे आके बैठ जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही जो आयरन है, यही जो कॉपर रिलीज होता है, ये आयरन नेल पे आके बैठने लगता है और जो आयरन है वो उस नेल से धीरे धीरे डिकम्पोज हो के गिरने लगता है सॉल्यूशन में और वो सॉल्यूशन बन जाता है आयरन सल्फेट का, और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन कलर होता है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस्ड और रिमूव द एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आई होप बात वही है, आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। व्हेन सिल्वर मेटल इज डिप्ड इन कॉपर नाइट्रेट नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। मैंने वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन बताया हुआ था, जो हम लोग जो सिल्वर को है कॉपर नाइट्रेट में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं रिएक्शन होता है, क्योंकि जो ये Ag है ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है कॉपर से। ठीक, अब सीरीज आप लोग बार बार मैं नहीं दिखाऊंगा, आप लोग अपने से देख लेना, कॉपी में नोट डाउन में मेरा नोट्स ले लो और कॉपी में नोट डाउन करते चलो लेक्चर वाइज, आपको आसानी होगा एग्जाम टाइम में रिवीजन में। ऐसे मैं रिवीजन सीरीज भी लॉन्च करूंगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर आई होप समझ में आ गया होगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि Ag जो है ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है Cu से, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा रिएक्शन में। ठीक, अब एक और रिएक्शन नंबर 4 देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। जेधेन CuSO4, यही वही वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला यही वाला एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल 5 जो लेड है वो Cl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करने के बाद लेड क्लोराइड बनाता है। देखो जैसे यहाँ की ये जो Pb है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है जो Cu होता है यानी कि कॉपर से, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो यहाँ पर आया इस रिएक्शन में जो Cu है ये इसको रिप्लेस कर दिया कौन, Pb, लेड रिप्लेस करके क्या बना लिया, लेड क्लोराइड। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यहाँ पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और Pb ज्यादा रिएक्टिव है और इसीलिए ये डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को उसके कंपाउंड से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीज। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर ये क्या होता है। तो पहले तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट देखा, वहां पर सिर्फ एक ही कंपाउंड के बीच हो रहा था, यहाँ पे दो कंपाउंड के बीच के आयंस आपस में डिस्प्लेस होने लगेंगे। तो रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, वैसे रिएक्शन जिसमें दो रिएक्शंस हैं उनके आपस के बीच में ही आयंस का एक्सचेंज होने लगे, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जनरल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यानी कि जनरल फॉर्म क्या होता है। और भाई लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक जनरल इक्वेशन लिख के बताओ, राइट द केमिकल इक्वेशन, जनरल केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वहां पे आप कंफ्यूज जा गए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये सब वर्डिंग डाल रहा हूँ। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ जाता है, तो इसीलिए आप लोग इस सब चीज पे ध्यान देना। ठीक, तो यहाँ पर समझो एग्जाम्पल के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू देखो AB एक कंपाउंड है और CD एक कंपाउंड है। जब केमिकल रिएक्शन इनके बीच में होता है तो जो ये A है ये C के साथ चला जाता है या फिर D के साथ, मान लो D ही के साथ चला गया, वो आप पर डिपेंड करता है। तो A D के साथ जाके AD एक न्यू कंपाउंड बनाता है और वैसे ही CD में D अलग हो जाता है और C और B मिलके एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है। तो आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। यानी कि देखो यहाँ जो AB है ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ CD जो है ये भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, और ये A जो है D के साथ बना लिया तो AD हो गया। ठीक, और यही B जो है C के साथ बना लिया तो BC हो गया यार। C भी वही आगे पीछे आप जैसे आप समझ लो। अब जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे अच्छे से तो वहां पे हम लोग अच्छे से और समझेंगे। ठीक, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। When सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो इसको पहले हम समझाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो NaOH होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है HCl। ठीक है, यहाँ पर देखो Na जो है फाइनली Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया NaCl, और OH जो अलग हो गया था यहाँ के H से रिएक्ट करके H2O बना लिया, और ये हो गया वाटर। तो देखो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ का भी दोनों आयन ब्रेक हुआ, यहाँ का भी दोनों आयन ब्रेक हुआ, और दोनों अलग अलग, यहाँ OH और H2O आ गया और वहां पर क्या हुआ Na और Cl आ गया। ठीक, अब यहाँ पर जो है सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है ना, जो कि बेस होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एसिड होता है। तो इसको हम लोग जो चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है कैसे होता है। यहाँ पर बस ये समझो जब एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बना देते हैं, तो इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक है। ये बच्चा क्या सोच रहा है, ये बच्चा सोच रहा है इतना अच्छा से समझ में आ रहा है, इतना भैया ने एफर्ट डाला, टाइप किया है, इतना सारा कंटेंट दे रहे हैं, एक भी रुपया नहीं ले रहे हैं, नोट्स भी फ्री, टोटल चीज मैं फ्री कर रहा हूँ। तो चैनल को क्या अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया? एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। इनको उस लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो लोग इसका जरूरत है, जो लोग स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उसके बाद भी उनको नहीं समझ में आता, उन तक ये लेक्चर जरूर पहुंचाओ। और वैसे लोग जरूर जिनके पास ज्यादा कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, ज़्यादा वो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ज़्यादा महंगा कोचिंग, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वीडियो को जरूर एक लाइक करो। तो चलो इसी ब्रेक के साथ एक हम लोग फन फैक्ट देखेंगे, देन हम लोग आगे चलेंगे। तो फन फैक्ट क्या है, द ईफिल टावर कैन बी 15% टॉलर ड्यूरिंग समर। जो ईफिल टावर है उसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ा टावर है। अब इसके बारे में फैक्ट क्या है, ये समर के सीजन में जो है ना ये 15 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर का मत समझ लेना कि ईफिल टावर है। मान लो कि ईफिल टावर जो है नॉर्मल जो विंटर जो है ठंड के दिन में वो 100 सेंटीमीटर का मान लो लेट बड़ा होता है उससे। ठीक, तो वो जो आएगा फाइनली जो समर का सीजन आएगा यानी कि गर्मी का सीजन आएगा तो उसमें वो 115 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो आई होप आपको ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरह देखना मैं एक एक फैक्ट कर करके जब साल के लास्ट में आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने बहुत फैक्ट बहुत नॉलेज हमारे चैनल से गेन किया है, और तब आप लोग अपने जूनियर को भी जरूर मेरे चैनल के बारे में बताओगे। तो चलो इसी के साथ जुड़ जाओ, बेल बटन जरूर दबा दो कि मैं जो भी लेक्चर कोर्स से रिलेटेड डालूं आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आगे चलते हैं। देन एक्टिविटी 1.10 ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल 2 है, इसको हम लोग समझ रहे हैं रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग को क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक, एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml लेना है सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग को 3 ml बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन देना है, और दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बन जा रहा है जो कि उस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है, यानी कि सॉल्युबल नहीं है, यानी मिक्स नहीं हो पा रहा है, घुल नहीं पा रहा है। और इस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जो सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं होता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट करते हैं। ठीक, और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक, अब इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, ठीक, और BaCl2 बैरियम क्लोराइड। ठीक, यहाँ पर बैरियम सल्फेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ Ba जो है इसके SO4 के साथ कंबाइन हो जा रहा है, रुको इसको अच्छे से देखो, यहाँ इसका आयन एक्सचेंज हो गया और जो ये Na है ये Cl के साथ कंबाइन हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो NaCl बनता है सोडियम क्लोराइड और BaSO4 बन रहा है बैरियम क्लोराइड। तो आई होप यहाँ पर आपको दिख गया होगा दोनों कंपाउंड आपस में ब्रेक हो रहे हैं और यहाँ पे आपस में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये देखो यहाँ 2 टेस्ट ट्यूब है, ये दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग में है, एक में क्या है सोडियम सल्फेट है, दूसरे में क्या है बैरियम क्लोराइड है। दोनों को जब मिलाया जाता है तो देखा जाता है कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, वही व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो वैसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि ये हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट केमिकल रिएक्शन है। तो इसका 2 होता है, पहले तो हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, देन रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ेंगे, देन इन दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसको डेफिनेशन और क्या होता है एग्जैक्टली उसको समझते हैं, देन एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन, जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से कुछ रिलेटेड चीज होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए
कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए फाइनली प्रोडक्ट बनने के बाद और रिमूव हो जाए हाइड्रोजन, या दोनों सिचुएशन हो जाए, दोनों में से कोई भी एक हो जाए, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये Mg जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाता है, MgO, ठीक है, यानी कि क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फाइनली Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो वैसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब क्या होता है, तो वैसा कंपाउंड जो ऑक्सीजन को ऐड कर दे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन की ना वजह से Mg यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो पाया है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो चलिए देन हम लोग रिडक्शन को देखते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी ये जस्ट ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसी के ऑपोजिट में देख लो, कुछ ऐसा हम लोग MgO है, ठीक है, MgO में कुछ ऐसा हम लोग कंडीशन दिए कि ये दोनों अलग हो गए। मान लो कुछ भी हम लोग ऐसा एक कंडीशन दे दिए, तो ये Mg अलग हो गया और O2 अलग हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बस ये एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आपको एग्जांपल रियल वाला जो इससे रिलेटेड जो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो फाइनली Mg और O2 अलग अलग हो गए, ठीक। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो इसी को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो कंपाउंड विच रिमूव ऑक्सीजन एंड ऐड हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो वैसे सब कंपाउंड जिसके वजह से और रिडक्शन हो पाया, जिसके वजह से ऐड हुआ है हाइड्रोजन और रिमूव हुआ है ऑक्सीजन, तो वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। अब एक और ये टर्म आता है, इन केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज दोज रिएक्शन सच रिएक्शन आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, यानी एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो तो दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन भी हो, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वैसे केमिकल रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका जैसे कि रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, तो रेड का क्या मतलब होता है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन एंड OX स्टैंड करता है ऑक्सीडेशन के लिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो देन चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। 1, ठीक है। तो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ एयर इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड रस्ट, इसको आयरन ऑक्साइड को हम लोग रस्ट भी बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए, जो ये आयरन है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लास्ट में देखो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यानी ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल की हम लोग एक्टिविटी करेंगे। तो एक्टिविटी में क्या करना है, एक स्टैंड लेना है, उसके ऊपर हम लोग को चाइना डिश लेना है और उस चाइना डिश में हम लोग को 1 ग्राम कॉपर पाउडर को लेके उसके नीचे बर्नर लगा के उसको हीट करना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे, जो कॉपर पाउडर जो उसमें हम लोगों ने रखा था जिसको हीट कर रहे थे, उसको फाइनली कुछ देर के बाद हीट करने के बाद उस पे ब्लैक कलर का एक लेयर बनने लगता है, ठीक। तो ये आखिर ब्लैक सब्सटेंस जो होता है ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। जो ये कॉपर के पाउडर होते हैं इस पे ऑक्सीजन का एक लेयर ऐड होने लगता है और उस ऑक्सीजन के लेयर को बोलते हैं, और उस फाइनली जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका रिएक्शन देखो, ये Cu है और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, ठीक। जैसे ही इन लोगों को हम लोगों ने हीट किया तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो आई होप आपको ये भी एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक वैसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, जिसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल ये है, व्हेन क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट गिव्स कॉपर एंड वाटर। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है, कॉपर ऑफ वाटर देता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है CuO, ठीक है। यहाँ पर देखो फाइनली रिएक्शन के बाद ये कॉपर अलग हो गया और ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर फॉर्म किया। तो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर, ठीक है। तो कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है एंड ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन। यही जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है इस हाइड्रोजन से जुड़ गया प्रोडक्ट में, ठीक। सो क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस, क्यों रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में फाइनली Cu जो है वहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ठीक। तो इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। और जो
ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन था इधर रिएक्टेंट में, वो उसके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है और वाटर फॉर्म कर लिया प्रोडक्ट में। तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया, इसमें किसका हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन किसका हो गया, कॉपर का। क्यों हो गया, क्योंकि उसके साथ प्रोडक्ट में फाइनली वो अलग हो जाता है ऑक्सीजन उससे। ठीक है, तो आई होप आपको यहां समझ में आ गया। तो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन बोथ टेक साइमल्टेनियसली, दस इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं, इस रिएक्शन में जो रिडक्शन है और जो ऑक्सीडेशन है दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसीलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, कोरिजन एंड रैंसिडिटी। तो हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या आप लोगों ने अपने नॉर्मल जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में, क्या आप लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो इफेक्ट है उसको देखा है? तो ऑफकोर्स हम लोगों ने देखा है। तो कैसे देखा है, तो उसको हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग कोरिजन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनली व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट इन सम टाइम। ठीक, और द प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग आयरन का कोई भी न्यू थिंग जब परचेज करते हैं तो न्यू में बहुत चमकदार होता है, और वही कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दें एटमॉस्फेयर में तो उसके ऊपर एक ब्राउन पाउडर मतलब जमने लगता है, वो ब्राउन पाउडर एक साथ जमने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उस आयरन का रस्टिंग होने लगता है। क्यों रस्टिंग होने लगता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं वो उससे रिएक्ट करके रस्ट बनाने लगता है और आयरन डिकम्पोज होने लगता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन। जब मेटल को हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रख दें तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरिजन। ठीक है, तो जब ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। जैसा कि जब हम लोग कॉपर को कुछ देर के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ देते वो ग्रीन कलर का लेयर बनाता है, वो भी कोरिजन का एग्जाम्पल है। और वही सिल्वर को हम लोग छोड़ दें कुछ देर के लिए तो वो ब्लैक कलर का कोटिंग बनाता है, वो भी एक एग्जाम्पल है कोरिजन का। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कोरिजन कॉजेज द डैमेज टू द कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग के आयरन का कितना यूज है। फॉर एग्जांपल, हम लोग जिस बेड पे सोते हैं वो भी आजकल आयरन का बनने लगा है। जो डॉट्स हम लोग यूज करते हैं वो भी आयरन का होता है, जो शिप्स होते हैं वो भी आयरन के होते हैं। तो बहुत सारे आयरन के चीज जो है वो हम लोग ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं, वो रस्ट करके फाइनली एक टाइम के बाद डिकम्पोज होकर फाइनली खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए उनको हम लोग प्रिवेंट करते हैं, यानी रस्टिंग का प्रिवेंटेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं। तो पहला प्रोसेस ये होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल। मतलब जो भी आयरन का हम लोगों ने सामान बनाया है उसको बनाने के बाद उसको हम लोग जब पेंट कर देंगे तो पेंट करने से क्या होगा कि जो आयरन का अपर सरफेस जो है वो ऑक्सीजन यानी एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट से हट जाएगा। तो अब जब कॉन्टेक्ट से ही हट जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो पहला प्रोसेस पेंटिंग करना हो जाएगा। और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि हम लोग उस आयरन आर्टिकल पर जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं। जिंक का लेयर क्यों चढ़ा देते हैं, क्योंकि वो कम रिएक्टिव होता है। तो जिंक के लेयर चढ़ाने को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। देन हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, रैंसिडिटी। द अनदर नेम ऑफ रैंसिडिटी इज एरियल ऑक्सीडेशन। जो रैंसिडिटी है उसका अनदर नेम क्या होता है, उसको हम लोग एरियल ऑक्सीडेशन के भी नाम से जानते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम? क्या आप लोगों ने वैसे फूड मटेरियल को स्मेल किया है और टेस्ट किया है जिसको हम लोग कुछ देर तक छोड़ दें? नॉर्मली फूड बनता है तो हम लोग उसको खा लेते हैं, लेकिन उसी फूड को कुछ देर के लिए ओपन में हम लोग जब छोड़ दें तो उसका आप लोगों ने स्मेल किया है, यानी कि सूंघा है? क्या आप लोगों ने उसको टेस्ट किया है? तो ऑब्वियसली जब आप उसे सूंघोगे तो एक फाउल स्मेल आएगा, बहुत गंदा स्मेल आएगा। तो वो क्यों होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो फ्राइड फूड होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब उनको हम लोग एयर में छोड़ देते हैं, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो दिस स्पॉइल्स द फूड टेस्ट एंड फूड फॉर अनफिट फॉर बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन। और ये जो है ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं उसके टेस्ट को, और ये जो फूड है ये बिकम्स अनफिट, यानी कि ये अनफिट हो जाता है हम लोग के कंजप्शन के लिए, यानी हम लोग ये डाइजेशन के लिए फिट नहीं होता है, ये हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म कर सकता है। ठीक, द स्पॉइलिंग ऑफ फ्राइड फूड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रैंसिडिटी। जो ये फ्राइड फूड जो है
हैं ये खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्राई फूड इज ऑफ्टन पैक्ड इन एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग लंच बॉक्स में खाना को ले जाते हैं, आखिर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उसको हम लोग पैक कर देते हैं एयर टाइट टिफिन में, लंच बॉक्स में, जिसके वजह से वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता और ऑक्सीडेशन नहीं होता है और लॉन्ग टाइम तक उसको हम लोग सेफली रख पाते हैं। ठीक है। और जो एक क्वेश्चन हमेशा अराइज हो जाता है, जो हम लोग चिप्स खाते हैं तो उसके अंदर देखते हो हवा ज्यादा और चिप्स कम होता है, तो हम लोग समझते हैं कंपनी धोखा दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंपनी उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भर के भेजता है, जिसके वजह से उसका रैंसिडिटी नहीं होता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक वो खराब नहीं होता है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो वी आर यूटिलाइज वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। हम लोग बहुत सारे फ्यूल को यूज कर पा रहे हैं जो कि ऑक्सीडेशन की ही वजह से हो पाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग को बर्निंग देखो, कंबसन देखो, बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है। जो बर्निंग ऑफ फ्यूल एलपीजी है, बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन हम लोग के डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। देन हम लोग का थैंक यू हमारा पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए। लास्ट तक ये आउल इतना बड़ा बड़ा आइज करके देख रहा है कि आप कितना डेडिकेटेड हो, पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फाइनली कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के हर एक लाइन, हर एक एक्टिविटी को अच्छे से देखा। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन भी मैं प्रॉपर वे में करूंगा। तो जिन लोगों को ये नोट पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का लेक्चर अब खत्म होता है। तो जिन लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें नीडी पीपल से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे कि मैं उस लेक्चर को जब डालूं इंटेक्स एक्सरसाइज सॉल्यूशन तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं हम लोग एनसीईआरटी इंटेक्स एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन के लेक्चर में। तो चलिए बाय बाय।